नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की अर्जी पर दखल देने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से फैसला लेने को कहा है। मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे पर हाई कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये पूरा मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया है। उन्होंने हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की अर्जी पर दखल देने से इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से फैसला लेने के लिए कहा है। तो ये पूरा विवाद जो है वो मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे को लेकर हो रहा है और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वे पर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए। तो देखिए, इसमें भी पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहले आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, उसके बाद से आप देश के सर्वोच्च न्यायालय आइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से फैसला लेने के लिए कहा है। मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे पर हाई कोर्ट का फैसला अब आना होगा, इंतजार होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का ये मामला है। शाही ईदगाह का ये पूरा मामला है जिसमें लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की अर्जी पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से फैसला लेने के लिए कहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला है जिसमें मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे पर हाई कोर्ट फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है आप हाई कोर्ट जाइए, वहां अपनी याचिका दायर कीजिए, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट आइए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए। और महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हमने सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला।
नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने, विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई। और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है कि पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों है? कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है लेकिन
उससे क्या होता है। मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदू में से कितने हैं, हिंदुस्तान में कितने हैं, जितने हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में किसी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने में निर्णय लेता है। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है, और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था, और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। और लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही लोकसभा स्पीकर से रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई करने की मांग की। विवाद बढ़ने पर लोकसभा के रिकॉर्ड से रमेश बिधूड़ी के बयान से विवादित हिस्सा हटा दिया गया है। दरअसल रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड से उनके बयान का विवादित हिस्सा हटा दिया गया है। और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने वाला विवादित बयान दिया था। यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उसके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है उस मामले में एफआईआर होनी चाहिए।
खबर बदायूं से है, जहां एसडीएम ने व्यापारी की जमकर धुनाई कर दी है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल एसडीएम ने बदरपुर स्थित सीमेंट की दुकान पर अचानक बीती रात छापा मारा, जहां एसडीएम और व्यापारी के बीच में बहस हो गई, जिसके बाद एसडीएम ने व्यापारी से मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो एसडीएम और व्यापारी के बीच के बहस और मारपीट का मामला है, जिसके सीसीटीवी में ये पूरा वारदात जो है वो कैद हो गई। किस तरीके से एसडीएम व्यापारी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। सीमेंट का ये व्यापारी है जिसके पास एसडीएम पहुंचा है और दोनों के बीच में कोई बहस हो गई, और जिसके बाद ये हाथापाई में बहस तब्दील हो गई। जैसे ही जिलाधिकारी को इस बात की जानकारी मिली, जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिया और कहा है कि जो भी गुनहगार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। तो मामले से बहस थी और बहस धीरे धीरे करके बढ़ गई, जिसके बाद हाथापाई में ये पूरा मामला तब्दील हो गया। और संभल जिले में चोरों के हौसले बुलंद हो जा रहे हैं, जहां बहजोई थाना इलाके के सीएमओ आवास में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीएमओ तरन्नुर रजा ने बताया कि चोर घर दरवाजे का ताला तोड़कर घर में दाखिल हो गए और सामान को खंगाला पर कुछ नहीं मिला। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सीएमओ को आवास में चोरी करने की कोशिश की गई है। हालांकि सामान ले जाने की फिराक में चोर थे, लेकिन चोर सामान ले जा नहीं पाए और ऐसे में ये बड़ा मामला निकल के सामने आया है कि संभल में एक सीएमओ के घर पे चोरी की वारदात निकल के सामने आई है। रात की घटना नहीं है, बल्कि दिन दहाड़े ताला तोड़कर घर में घुसा गया है और चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। लखनऊ से दस्तावेज फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां फर्जी दस्तावेज के जरिए किसान की 30 बीघा जमीन को बेचने का मामला है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तहसील अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर किसान की जमीन बेच दी है। मामले में पूर्व विधायक इंदल रावत के बेटे पंकज रावत का नाम सामने आया है। और रायबरेली की नवनियुक्ति जिलाधिकारी हर्षिदा माथुर एक्टिव मोड में आ गई है, जहां कलेक्ट्रेट और अभिलेखागार का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके साथ ही जिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने मरीजों और कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान एसटीपी जल्द शुरू कराए जाने की उन्होंने बात की। और बेरमो में विश्वकर्मा भारती का अनुमंडल क्षेत्र के चंद्रपुरा में झारखंड के बेरमो अनुमंडल के चंद्रपुरा डिनोबली स्कूल में झारखंड बिहार राज्य स्तरीय CICSE अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, जिस खेल का शुभारंभ और मुख्य अतिथि DVC के CISF के कमांडेंट नकुल वर्मा और स्कूल के प्रिंसिपल और गुब्बारे उड़ाकर तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बास्केटबॉल गोल किया गया। बताते चले कि इस प्रतियोगिता में बिहार झारखंड से 6 जिले से छात्र छात्राएं की टीम ने भाग लिया था, जिसमें बिहार राज्य के पटना और भागलपुर तथा झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर वो देवघर की टीम आई हुई थी। कार्यक्रम शुरुआत से पूर्व स्कूल के बच्चे द्वारा की गई कार्यक्रम भी पेश किया गया।
तो यहाँ पे टूर्नामेंट का कार्यक्रम रखा गया था। बास्केटबॉल टूर्नामेंट का ये कार्यक्रम है, बेरमो में इसका आयोजन किया गया था। अंडर 17 और अंडर 19 के द्वारा ये टूर्नामेंट जो है इसमें हिस्सा लिया गया था। शुभारंभ यहाँ से किया गया है। रीजनल बास्केटबॉल का शुभारंभ हुआ है और अंडर 17 अंडर 19 के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। बेरमो में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर से भी कई लोग पहुंचे थे, पटना से भी कई खिलाड़ी पहुंचे थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को छात्र यूनियन डूसू चुनाव के लिए 52 कॉलेजों और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अपना मतदान देंगे। वहीं डूसू की 4 पोस्ट के लिए 24 प्रत्याशी आमने सामने हैं। आज सुबह से ही मॉर्निंग कॉलेज में लगभग सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक कॉलेज के स्टूडेंट्स अपना मतदान दे दिए हैं। वहीं इवनिंग कॉलेज की बात करें तो इवनिंग कॉलेज में 3 बजे से 7:30 बजे तक स्टूडेंट्स अपना वोट डालेंगे। तो 52 ऐसे कॉलेज है जहां पे मतदान जारी है। सुबह के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब इवनिंग की बारी है। इवनिंग में तमाम स्टूडेंट्स अपने वोट डालेंगे। रायबरेली में एक महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने सीवीओ पर यौन शोषण के प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला पशु चिकित्सक अधिकारी का कहना है कि सीवीओ जब प्रयास में विफल रहे तो 9 दिन का वेतन रोक दिया। महिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों समेत महिला आयोग को पत्र लिखा है। वहीं सीवीओ ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला नसीराबाद पशु चिकित्सालय का है। तो उच्च अधिकारियों समेत महिला आयोग को पत्र लिखा गया है महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा और कहा गया है कि यहाँ पे उन्होंने छेड़खानी का प्रयास किया, दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वो विफल हुए उन्होंने यहाँ पे कई दिनों की सैलरी जो है वो रोक ली है। इसकी जांच के लिए उन्होंने पत्र लिखा है। अब वहीं सीवीओ का कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है। और राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना इलाके के ज्वालापुरी में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार ज्वालापुरी में पीडब्ल्यूडी का बोर्ड का काम चल रहा था। इस दौरान बोर्ड लगाते समय बोर्ड का बेल्ट टूट गया जिससे बोर्ड नीचे गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों को चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक की मौके पर ही मौत हो गई जिसकी पहचान त्रिलोक सिंह के रूप में हुई है जो ठेकेदार बताया जा रहा है, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बिजनौर में असामाजिक तत्वों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर नरसिंह की मूर्ति खंडित कर दी है। इलाके के ग्रामीण आक्रोश में है। बता दें कि 24 सितंबर को हर साल भारी मेला यहां पे लगता है। मौके पर भारी पुलिस बल और अफसरों की तैनाती कर दी गई है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के नहर सिंह नगली गांव की घटना बताई जा रही है। तो असामाजिक तत्वों ने ये हरकत की है। यहाँ पे मंदिर का दरवाजा तोड़कर उन्होंने मूर्ति को खंडित कर दिया है। नरसिंह भगवान की मूर्ति बताई जा रही है जिनको खंडित कर दिया गया है। इस वक्त ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है और ये पूरा मामला बिजनौर का है जहाँ हर साल मेला लगता है। भव्य तैयारी इसकी की जा रही है। आसपास पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के भारी इंतजाम है। और हमीरपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है जहां एक चाचा ने भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। दरअसल घर में रात को अकेला सोता देख चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में नाबालिग लड़की ने परिजनों को बताया जिसके बाद पिता ने कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला मौदहा कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।